ये बुरी बात है, मेरी बात सुन लो। औरत बचे आपसे और नहीं न बचे अपने बाप से। धान लगवा दिया रोड में। तो गुलाबी गैंग जिंदाबाद। हमने गैंग हम अपने आप को रखा दिया, मैं खुद पता ही नहीं था गैंग है क्या। अच्छा। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है। अच्छा। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। साहब ने पैदल आए और कहा हम थक गए, अब काम बताओ। इतने भयंकर कुत्तों की रैली निकाल दी। फिर उसमें सीबीआई जांच हुई हमारी। बहुत झेलना पड़ा। विक्रम सिंह रहे डीजीपी। जाओ तलाशी लो, कपड़े उतार डालो। कुत्तों की रैली? हाँ, मैं निकाली थी कुत्तों की रैली। बहुत कुत्ते थे उसमें। है क्या? अच्छा। AK-47 क्या होता है आपको पता नहीं? नहीं, ये पता नहीं। कि मायावती स्वाहा, बाबू सिंह स्वाहा, नसीमुद्दीन स्वाहा, मुलायम सिंह स्वाहा। ये तो अब ऐसा लग रहा है कि सामंतवादी राज हो रही है। हाउस अरेस्ट कर लिया हर जिला कमांडर को। जैसे हमारी वोट से राजा बनता है, रानी के पेट से नहीं बनता। जनाजा हर गली से निकला, मजमा देखने को निकली। ये चीज़ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो घर घर से निकल पड़े, हर बहन निकल पड़े कि राह नहीं फूलों की, कांटे इसमें मिलते हैं, और लेकर दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। चोरी करके आंख दिखाएं, बातें बड़ी बनाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। इसलिए कि हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे गुलाम है। और गुलाबी गैंग ना कोई स्वार्थी है, ना गुलाबी गैंग को लालच है, ना हमें मरने का डर है। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। अब पहन मौत का मुकुट हमें विश्व में जीना होगा। बिग बॉस में मैं गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि बिग बॉस है का। कि बिग बॉस का दौर है, लगा दरबार है, आजा सलमान भाई तेरा इंतजार है। कि एक दरोगा जी हमसे बदतमीजी कर बैठे। जब जज साहब पूछ रहे थे कि संपत जी आपने दरोगा को मारा मन। और फिर जब मैं एक दिन के लिए जेल गई तो मैं रात के वहीं महिलाओं का संगठन तैयार कर लिया। विधायक की गुर्गो ने किया था। अच्छा। मूवी भी बनी है बॉलीवुड? वही है, माधुरी दीक्षित जो बनाई थी। तो नमस्कार, मैं राधेपाल। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जो शख्सियत है जिनसे कि अत्याचार भी कांपता है और अत्याचार से पीड़ित महिलाएं साहस पाती हैं। आज हमारे साथ इस बेहद खास इंटरव्यू में गुलाबी गैंग की मुख्य कमांडर और संस्थापिका आदरणीय संपत पाल जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले मैम हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा बीता और जीवन की शुरुआत कैसे हुई, और क्या ऐसी परिस्थिति बन गई, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो आपने इस संगठन का निर्माण किया? जब हम लड़का लड़की में भेदभाव देखा करते थे तब हमारे अंदर जलन होती थी। ये पहले की बात है, जब हमारा बचपना था। लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों का खाना दूसरा, लड़कियों को दूसरा, ये भेदभाव घरे में खुदे होता, जिसमें खास करके माँ की ही जिम्मेदारी होती है। बाप तो बाहर निकल जाते हैं पर पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है। इसी के बारे में हमने एक गाना बनाई थी। अच्छा। तो वो गाना हमारा पहले का तो नहीं था। पहले मैं ये चीज़ से कोई गाना वाना के बारे में इतना नहीं था, लेकिन अंदर जलन होती थी। और धीरे धीरे करके जब अपने ससुराल आए और ससुराल में जब आए तो अब पुरुषों को खाना पहले, महिलाओं को बाद में, यही देखते देखते जब हम यहाँ पीड़ित होने लगे कि बाप रे, हम जब खाना खाते हैं मायके में तो यही था, यही ससुराल में है, तो ये ज़िंदगी भर आज हम पहले माँ बाप के गुलाम, अब सास ससुर के गुलाम, कल के दिन हम बहू बेटे के गुलाम हो जाएंगे। तो सारी ज़िंदगी जो महिलाएं रो रो के अपनी ज़िंदगी काटती रहती हैं, इसी के बारे में है एक गाना कि सारी ज़िंदगी रो रो के बिताया, सारी ज़िंदगी रो रो के बिताया, बिटिया मैं के ना ससुरे सुख पाया।
माई बाप का अंकुश पड़ा है, माई बाप का अंकुश पड़ा है। बिटिया पढ़े ने न जाना जमाना बुरा है, सामाजिक बंधनों से हमको फंसाया, सामाजिक बंधनों से हमको फंसाया। मैं के ना ससुरे सुख पाया, शादी के बाद में पति के सहारे, शादी के बाद में पति के सहारे, फिर चलती हूँ पति के इशारे। दूसरा कोई मुझे जलवा दिखाया, दूसरा कोई मुझे जलवा दिखाया, मैं के ना ससुरे सुख पाया। बुढ़ापे हुई मैं बेटे के आशिक, बुढ़ापे हुई मैं बेटे के आशिक, बहू ने अपना कबूजा जनाया। सारी जिंदगी रो रो के बिताया, सारी जिंदगी रो रो के बिताया, मैं के ना ससुरे सुख पाया। तो देखिए, पहले लड़की किसकी गुलाम होती है? माँ की। जब लड़की पैदा होती है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, वो कहती लड़की हुई, तो नाक फूलने लगता है पहले माता की बिटिया हुई है, पड़ोसियों को फूलेगा। इसके बाद वही लड़की जब पढ़ने लिखने लायक होती है तो लड़का को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेज देंगे, लड़कियों को तुम्हें काम करना है, ये करना है, वो करना है। लड़की 8 साल की 5 साल की जब हो जाती है तो पूरा घर का काम संभालने लगती है लड़की। तो जब लड़की की शादी होती है तो जब वो ससुराल जाती है तो एक लड़के के साथ शादी होती है, पर वो लड़का तो है ही है, लेकिन सास ससुर उसको इतना ताड़ना देते हैं और फिर उसके साथ साथ पड़ोसी ताड़ना देते हैं। तो ये गुलामी जो लड़कियों की है ये इस तरह की है कि बचपन में भी है, शादी के बाद है, और जब वो बुढ़ा जाती है, औरत बुढ़ी होती है, तो उसके जब बहू बेटे होते तो बेटा भी नहीं माँ की सुनने वाला है। तो ये औरतों की जो जिंदगी होती है, ये जिंदगी भर गुलामी झेलते झेलते वो समाप्त हो जाती हैं। तभी से हमारे से अंदर ये जो ऊर्जा पैदा हुई है ये बचपन से हुई है। हमको खेत भेजते थे मेरे चाचा जी, हम धान ताकते थे और वहाँ जब जाते थे तो वहाँ लड़का पढ़ते थे, तो हम चिढ़न के मारा वहाँ खेत न जाके हम रास्ता में पढ़ना शुरू कर देते थे, जमीन में। ऐसे रास्ते में धूली है और उसको ऐसे करके बस बैठ जाते थे। जो भी लड़का बिटिया हमारे साथ रहते थे सब, जो स्कूल नहीं जाते थे हम यहीं रास्ते में पढ़ते थे। एक बगल से स्कूल था तो वहाँ सब बच्चों को जब देखते कि यह का लिखा है, वहाँ से फिर आते थे, उसी रास्ते में लिखते थे। फिर जब सारे बच्चे निकल के आते थे तो हम पीछे वाले बच्चे को बड़े प्यार से पकड़ लिया करते थे। जो हमारी सहेलियाँ थीं हम बढ़िया पकड़ लेते थे उसको। अब बस फिर बताओ भैया ये का है, फलानी ये बता हमें का चीज़ ये लिखी है, इसे बताओ तुम। तो हम एक ही चीज़ को एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते थे। जैसे का कबूतर की लाइन है 5 अक्षर, उसको पहले याद कर लेते कि इसको भूलना नहीं चाहिए, इतना ये बता के गया। फिर दूसरे दिन उसको सीखे, फिर तीसरे दिन हो सकता है कि हमको इतना दिमाग में चढ़ जाती थी। और लड़कियों को तो मैं नहीं जानती जो हमारे साथ रहती थी, पर मेरे पास वही दिमाग रहता था कि हम ये सीख के आए। तो दीवालों में लिखना, चूल्हा बर्तन कर रहे हैं उसमें लिखना, उसको रटना मुँह पे, यही सब हमारे रहता था। तो अब हमारे जो धान थे, जो बेड़ वो बोई थी, वो उजड़ गई। और एक दिन हमारे चाचा देखने गए, खेत काफ़ी दूर है, कि हमें धान लगवाना है, तो वहाँ हमारे खेत में धाने नहीं थे। तो कुछ लोगों ने बता दिया कि अरे वो धान वान नहीं ताकती, पता नहीं वहाँ एक बगीचा है, तो वही वो बगीचा का तो आज तक नाम नहीं लिया, पर आज मैं नाम ले रही हूँ। बिरौहा कहती वहाँ, यानी बड़ा बगीचा। तो हाँ, तो उसको बिरौहा बोला जाता है। तो कहे ये बिरौहा के
वहीं ख्यालत रहती हैं, पता नहीं का करती हैं का नहीं करती, वही धान वान नहीं ताके होती। तो हमारे चाचा चुपचाप गए, हमें वहीं पा गए खेलते। तो धूप रही और पेड़ की तरह नहीं, रास्ते में धूली होती है ना, तो हमारे चाचा पीछे खड़े हो गए, हमें छाया से दिखाई दे कि कोई खड़ा। ऐसे देखा तो चाचा तो ऐसे करके रह गई थी, इतना डर था। हाँ, फिर चाचा हंसने लगे, कहा चलो घर है। हम गए, दादी से बताया कि ये वहाँ तो धान वान है ही नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ इनकी देखी है। कहा का है? कहा ये तो पढ़ती हैं और धान को ताकी। फिर चाचा हमारा खुशी खुशी से पूछने लगा ये का याद करती हो, का चीज़ है? तो फिर चाचा ने हमारे वहीं लिखवाया और फिर खुशी हो गए, फिर हमारा नाम लिखवा दिया था। पर हम 2 साल पढ़े हैं, इसके बाद 8, हाँ हमारी शादी हो गई थी बहुत कम उम्र में। मान के चलो 10-12 साल में हमारी शादी हो गई। पहले तो सब हो जाती थी, पहले ये कॉमन था, ऐसा नहीं था कि 1-2 की शादी होती थी। यहाँ पहले शुरुआत पहले के ज़माने में ये 10-12 साल में शादी होती थी, पर गौना नहीं देते थे पहले। अच्छा। हाँ, गौना नहीं देते। गौना फिर हुआ 15 साल में। हाँ, तो 12 साल में शादी हो गई, फिर गौना हो गया, फिर यहाँ की दुनिया में लिप्त हो गए। अब यहाँ यही हाल होने लगा। जब यहाँ आए तो सास जी हमारी पहले सबको खिला देती, हमारी नंदे नहीं थी, सास और हम थे, शादी नहीं देवरन की हुई थी, तो पहले उन्हें खाना देती, बाद में हम खाते थे। हमें बड़ा गुस्सा आता था। फिर एक दिन हम ऐसे खाने लगे तो हमारी सास लड़ने लगी। उसी दिन मैंने कहा फिर आज मैं ही सबसे पहले खाई। अपने मन में ठान ली हम मैं खाऊंगी, तो बस मैं खाना बनाऊँ पहले खा लो। मैंने कहा लड़ो, कितना लड़ना है। हम लड़ते नहीं थे। कुछ महिलाओं को बुला लेती थी कि अरे बताओ इस तरह मुँह बहू कर रही है, तो हम उनको कहते कि तुम बेवकूफ़ महिला हो, खाना हम पहले बनाएंगे तो हम ही तो खाएंगे। बस हमारी सास हार गई हमसे। शुरुआत वहीं से शुरुआत हो गई। फिर दूसरी बहूहन का मैं सिखाने लगी। धीरे 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 एक बहू को बहुत मारा करते थे हमारे चचेरे में। वो मारते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो एक दिन मैं उसी को काढ़ा। हाँ, अच्छा। उसी आदमी को, हमारा खेत उनका बराबर था, और फिर वो गया अपने खेत, और मैं 2-3 महिलाओं को चारा काटने के बहाने ले गई। उनसे ये ना बताना कि हमें करना क्या है। भाई मैं डांटती थी तो गाली दे दिया था हमको, तो हमने कहा गाली का बदला तो लेना है। अगर अपने घर में बताएंगे तो हमारी ये चिढ़ेंगे कि भले ठीक है, बढ़िया तो है, बहुत नेता बनती। हम घर में किसी से नहीं बताया, न अपने आदमी से बताया। हम सीधे सीधे गए तो उसको पटक पटक के वहीं मारा। अच्छा। 3 महिलाएं। पहले मैंने बहाना कर दी कि ऐसे पीछे से ढकेल दी, और मैंने कहा ये मुझे गाली दिया है। अच्छा। ये बहाना करके फिर उसको जम के पीटा, और बाद में कह दिया कि आज के बाद अपनी बीवी को न मारना। उसी दिन से वो गांव में ये शोर हो गया था कि भैया ये हाल है फलानी के औरत का। और धीरे 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 ये कारवां बढ़ता रहा, और हमारी सास बहुत चिढ़ती रही। तो हम काम बढ़िया पहले से कर लेते थे, और धीरे धीरे करके फिर हम धीरे धीरे करके गाना वाना सब, मैं गाना बना लेती थी। अच्छा। ढोलक मंजीरा से महिलाओं को बहाने से बुलाया करती थी और गाना गाते थे। जागो रे भारत की नारी, जमाना आया जागन। बहुत दिन हम घर में बैठी कछु न देखल पाई, अपने अपने सुख से घर में कबहू न रहने पाई। चलो मिलकर करें प्रचार, जमाना आया जागन का। ये इस तरह मैं, और धीरे 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 हम बहुत, फिर हमारा बंटवारा हो गया, फिर हम स्वतंत्र हो गए, फिर धीरे धीरे हम दूसरे गांव जाने लगे। मैं ऐसा बहाने से जाया करती थी कि हाथ में हंसिया, कूड़ा, गुलैया में कूड़ा, नीचे पॉलिथीन में साड़ी ब्लाउज भर के, और एक बोझ चारा काट के, और वहीं पहन के दूसरे गांव चली जाती थी। कोई जान नहीं पाता था, घर के भी नहीं जान पाते कि ये कहाँ गई। और भर धीरे धीरे ऐसा कारवां बढ़ाया कि एक थोड़ी रौली गांव पड़ता है, तो वहाँ महिलाओं के बीच में ऐसे मैं प्रशिक्षण देना शुरू किया कि ये महिलाओं का संगठन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और धीरे धीरे भगवान हमारा इतना अच्छा संगठन बनाया कि धीरे धीरे हमको सब लोग जान गए। और एक दिन हमारे आदमी से कोई शिकायत कर दिया
कि तुम्हारी औरत वहाँ जाती है, पता नहीं क्या करने जाती है। तो आए हमसे पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी। हम कहा हम कतो नहीं गए रहन, चारा काटे गए रहन। तो कहा है हम तो ये सुना है। मैंने कहा सुने हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं गए, झूठ बोला थी। फिर दूसरे दिन हमें ये ताक लिया। अच्छा। हमारे घर वाले पहुंच गए वहीं। और हम तो ये कहा नहीं कि हम गलत किए, तुम गए हो तो हमें असली चीज़ बताओ। अच्छा। हाँ, तुम बताओ हम कहाँ गए थे। तो फिर कहा फलाने के मोहल्ले में आप बैठी थी। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर क्या हो रहा था? कहा वहाँ महिलाएं बहुत बैठी थी। तो मैंने कहा फिर क्या हो रहा था? कहा आप कुछ गाना गा रही थी। तो मैंने कहा आपको आ जाना चाहिए, ये तो एकदम सही है। तो मैंने कहा जिस शक पर आप दूसरे के कहने पे आप ये कर रहे हो ना, ये बुरी बात है। मेरी बात सुन लो, औरत बचे आपसे और नहीं न बचे अपने बाप से। ये मेरी बात सुन लो। हाँ, आज के बाद तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा दर्जा मेरा दर्जा बराबर है। अगर मुझे अच्छे काम के लिए तुमने रोका तो इसी घर से रह के मैं ये काम करूँगी, और नहीं तो बढ़िया आराम से रहो। मेरे पति ने मेरा साथ दिया, ऐसा नहीं था, मेरे पति मेरा बराबर साथ दिया। फिर मैं वहाँ जाके स्कूल खोला। जैसे गांव-गांव में जाती थी तो जो भेड़ बकरी चराने वाली बच्चियाँ थीं, जो बड़ी मजदूरी करती थी, बड़ी बड़ी स्कूल नहीं जाती थी, तो उन महिलाओं को जागरूक करके मैंने स्कूल खोली। और स्कूल में बच्चियों को पैसा, थोड़ी से पैसा लेती थी, 7 रुपए का महीना। और मैं ये कहती थी कि आप तुम सीरी सुपारी खा रही हो तो इसका पैसा बचाओ, अपनी बच्चियों में लगाओ। और 1 घंटा मैं पढ़ाऊँगी इनको, मैं पढ़ाती थी। तो कुछ लोगों को मैं निःशुल्क सेवा करती थी, अब कुछ लोगों से इसलिए कि हमारे मुंह पेट लगा था, घर का काम छोड़ना पड़ता था। मैं खुलेआम फिर स्कूल खोला। फिर महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनको भी अपने संगठन में जोड़ जोड़ के स्कूल कई खुलवा दी। ऐसे प्राइवेट, जहाँ कोल आदिवासी रहते हैं वहाँ की महिलाओं को भी मैंने, महिलाओं उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो 6-7 साल तो मैं अपना पढ़ाती रही। धीरे धीरे करके फिर मैंने वहीं से, जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी तो मुझे सिलाई आती थी, तो मैं वहीं कागज़ मंगवा के लड़कियों को स्कूल में 1 घंटा उनको सिलाई सिखाती थी, कटिंग। और फिर छोटे छोटे कपड़े लाती थी लड़कियां, तो उनके छोटे छोटे झबला हैं, फ्राक है और पेटीकोट है, ये ब्लाउज है, उनको इतने छोटे छोटे नमूने बनवाती थी। तो ये लड़कियों से मैं कोलों की लड़की, यादों की लड़कियां, और ये तो इस तरह मैं बहुत काम करती थी। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं एक समूह चालू कर दूं। तो धीरे धीरे फिर मैं सेल्फ ग्रुप बना लिया कि 10-10 रुपये सब लोग बचत किया करो। तो बचत में इतने ग्रुप बना लिया कि पहले 10-10 रुपया, फिर 20-20 रुपया, फिर महिलाएं 100-100 रुपया जमा करने लगी। फिर उनको मैंने खेत गहने रखवाने लगी उन्हीं के बचत से। बैंक में नहीं जमा करते थे ना, मैं उन्हीं के, कि अगर 11 महिलाओं का समूह है तो 11-11 की मैं कई 11 बना लिया। कम से कम हमारे 10,000 औरतें हो गई। और फिर उन्हीं के बचत से फिर हम ये समूह बनाया कि वो ही पैसे से कोई खेत गहने दर्रा करा, कोई चूड़ी की दुकान कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, मेला ठेला में जाती हैं। तो महिलाएं धीरे धीरे स्वावलंबी बनने लगी। अब धीरे धीरे जब स्वावलंबी बनने लगी तो हम गल्ला बैंक बनाया। तो आप गल्ला बैंक न सुना होगा। मेरे मन में आया कि एक काम करो, जो तुम दूसरे से गल्ला लेती हो तो तुम एक बार पहले गल्ला इकट्ठा करो सब लोग। तो 5-5 किलो गल्ला मैंने इकट्ठा करवाया, कम से कम 5 समूहों से। और 5 समूह का गल्ला बहुत हो गया। तो एक गांव में काम नहीं रहेगा तो फिर मेरा बहुत सारे गांव, रौली, ग्वाड़ा, कोरारी और भरतकूप और डगडई, मेरे कितने गांव गिनाओ। फिर यहाँ बांदा में अरबई, करबई, बेलबई, मौदाहा, मुरवल, देवड़ था। इसी तरह के 6-7 साल में इतने गांव बनाया। यहाँ मोहतरा, अतर्रा की महिलाएं 10,000 से ज़्यादा हो गई।
और इसके बाद समूह चलता रहा। अपना गल्ला बैंक बन गया, जिसको घटता था वहाँ से गल्ला लेती थी और फिर वो गल्ला जब खरीद के फिर सवाई लगा देती थी, जैसे बेवहरन को देना पड़ता था। तो माफियाओं के काम बंद हो गए, लेन देन से, गल्ला से ये काम मैंने कराया और इतना ईमानदारी से महिलाओं ने काम किया कि बहुत अच्छा लगता था कि अब हम आगे कुछ और करेंगे। पर एक बार मायावती जी की सरकार थी और रैली में बहुत लोग जाया करते थे, तो हम देखा करते थे कि लोग विधानसभा जाते हैं, तो हम फ्री ट्रेन में बैठ गए। अच्छा। और फ्री ट्रेन में जब बैठ गए वहीं विधानसभा पहुंच गए, तो वहाँ हमारे कुछ ज्ञान ही नहीं था कि आगे हमें क्या करना है। तो लोग हमसे पूछ रहे थे, इतनी महिलाएं इतनी भीड़ लेके क्यों आई हो? अच्छा। हम कहा हम मायावती से न्याय मांगने आए हैं, गरीबों को गल्ला मिलना चाहिए, बिजली पानी सही होनी चाहिए, उनके जो पट्टे हैं आज उन्हें पट्टे में कब्जा नहीं मिल रहा। तो जो हमारे मन में आया, लिखित तो कुछ नहीं थी, ऐसे बोलना शुरू कर दिया उनके हक के बारे में। उन्हें रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। यही हम बोलते रहे तो मीडिया हाँ हमको अपने घेरे में ले ली। उनको ऐसा लगा कि ये कोई नेता नूतन के चक्कर में आई होंगी। तो खैर हमको नहीं डाला उस समय। इस समय की हम गुलाबी साड़ी तो थी नहीं, तो हम अन्य जैसे लोग की गिनती हुई हो तो ऐसे लोग तमाम रहते हैं। इसके बाद हम वहाँ से जब आए तो लखनऊ में हमारी 2 दाई छूट गई। हाँ, अभी उस दिन की इलाहाबाद की रैली में छूट गई थी, और खजुराहो चाहिए तो और गुलाबी साड़ी पहने रही तो सब कोई पहचान गया। तो उस दिन हम जब 2 दाई हमारी छूट गई, कोदिया लुंजी दोनों चली गई ये जबलपुर, और हम यहाँ जब उतर के आए तो यहाँ सब कोई अपने घर चला गया। और उनके घर से पता आया कि तब फ़ोन ऑन नहीं चलता था। तो कहा अरे हमारी दाई अरे नहीं आई, बताओ क्या करें अब। तो हमें डर लगा कि अरे ये तो मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल पड़ जाएगी। इसके बाद ऐसा नहीं था, वही गाड़ी में वो दूसरे दिन आ गई थी, हम वहीं ताके बैठे रहे। उसी दिन हमने ठानी थी कि हमें जो है अब गुलाबी नहीं, एक ड्रेस पे रहना है। तो हम फिर सब महिलाओं को बुलाया, 100 रुपये जमा किया और सीधे कानपुर गए। अच्छा। वहाँ से फिर हम साड़ी ढूंढा, पहले हमें पहले ये कलर की मिली। अच्छा। तो हम कहा ये तो भैया मुलायम सिंह का हो जाएगा। अच्छा। फिर एक नीला कलर मिला, तो ये तो मायावती का हो जाएगा। फिर एक पीली दिखाई, हम कहा एक ही रंग की चाहिए, पीली दिखाया तो मैंने कहा ये तो भैया गायत्री वालों को हो जाएगा। तो एक गुलाबी दुपट्टा टांगा था। अच्छा। ऐसे हमको भैया ये वाली दिखाओ अगर हो तो, इस तरह की ये रंग की साड़ी। तो फिर उन्होंने पूरी गांठ दे दी। हाँ, 500 साड़ी की गांठ थी। तो उनका भैया यही साड़ी हमें चाहिए, इसको अभी किसी ने यूज नहीं की। हम वो साड़ी ले आए थे। और जब यहाँ आए तो फिर हम कहा सबको बुलाओ, पहनाया जाए और देखा जाए हम कैसे लग रहे हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो हम शुरू में कौन सा प्रधन वो रोड जहाँ मेरा कार्यालय बना ली थी हम, तो वहीं से मैं कहूँ कि आज हम कुछ करने वाले हैं। हाँ, आपको अपने आप को देख के मैं इतना विचित्र लगा, 500 महिलाओं देख के, कि ऐसा लग रहा था कि अब हम कुछ करने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर दिया धान से, धान लगवा दिया रोड में। अच्छा। हाँ, और वहाँ तहसील में ज्ञापन दिया कि आज डीएम है, आज ये पैदल चलाना है इनको। अच्छा। तो एडीएम साहब आए थे, जीसी पांडे अतर्रा, हमको किसी ने बता दिया कि तुम आज वहीं जाओ। अच्छा। तहसील में आज तहसील दिवस है। हम पहुँच गए, सारी महिलाएं थे, एक दाई डंडा लिए थी। हम कहा इसको रख दो। तो एक औरत कहा थी नहीं दीदी डंडा सही है। तो मैंने कहा फिर सब लोग लियो। तो बेशर्मा लगा था। तो 5 मिनट में महिलाएं, इतनी महिलाएं पूरी बारी उजाड़ दिया, वो डंडा तोड़ लिया। और ऐसे लग के गए, और ऐसा दिमाग में आया कि जो गुलाबी गैंग जिंदाबाद, हमने गैंग हम अपने आप को रखा दिया, हमें खुद पता ही नहीं था गैंग है क्या। अच्छा। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है। अच्छा। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, काम करे तो बात करेंगे और नहीं तो डंडा चार करेंगे। अच्छा। ये हमारे नारा थे उसी समय। वो इतने बुलंद हुआ, इतना मीडिया निकाला। हमने फिर वहाँ से आके पैदल आए, डीएम साहब ने
एडीएम साहब ने पैदल आए और कहा हम थक गए, अब काम बताओ। हमने कहा कुछ नहीं, ये रोड बनना चाहिए। फिर रोड बनी, वहीं हम धान लगवा दिया था। अच्छा। बेहतरीन रोड पे? रोड ही में धान लगवा दिए। इतने गड्ढे थे वहाँ, कई सालों से वहाँ इतनी रोड जर्जर थी, कई घटनाएं हुई थी। तो वही पहले प्रदर्शन में रोड बनी। अच्छा। फिर हाँ, पुलिस चिढ़ गई। पुलिस हमसे एक बार एक आदमी का मारा, फालतू बेंट दिया, तो अब हमसे लोग काम मांगने लगे। अच्छा। हमारे पास है कि हमारे आदमी को पकड़ के बंद कर दिया। हम वहाँ पहुँच गए, तो उनसे हमारी खूब नोक-झोंक हुई वहाँ पूरा। और वहाँ का मुकदमा लगाने को बना दो जलियांवाला बाग, हम डरने वाले नहीं। इतने भयंकर कुत्तों की रैली निकाल दी। फिर उसमें सीबीआई जांच हुई हमारी, बहुत झेलना पड़ा। विक्रम सिंह रहे डीजीपी। अच्छा। कि ये नक्सली हैं, तो हमें नक्सली का पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमसे पूछ रहे थे कि आप बम बनाती हो? मैंने कहा नहीं, हमारे घर आ गए थे ऑफिस कि बम बनाती हो। तो मैंने कहा क्यों, हम क्यों बनाएंगे बम? कहा नहीं, हमने तो सुना। मैंने कहा सुना है तो जाओ तलाशी लो, कपड़े उतार डालो, हमें तलाशी अपनी पहले दो, फिर जाओ तुम अंदर। हंसने लगे। फिर कहते आप कुत्तों की रैली निकाली थी? मैंने कहा हाँ। कहा क्यों? हम निकाली थी। हाँ कुत्तों की रैली? हाँ, मैं निकाली थी कुत्तों की रैली। बहुत कुत्ते थे उसमें। ये किस लिए? मैं निकाली थी कि पुलिस से वफादार कुत्ते होते हैं, और उनके दफ्ती लिख दिया था गले में, थाना दे चतर्रा बदौसा फलाना ठिकाना। तो वो हमसे पूछ ले कि कुत्तों की रैली क्यों निकाली? मैंने कहा हमारा काम, जब बड़ी बड़ी डकैती पड़ती तो कुत्ते तो पता लगाते हैं, इसीलिए हम भी निकाल दिए। वो भी उनको अच्छा लगा कि हाँ ये बात भी सही है। दूसरी बात कहा AK-47 ले रही हो? मैंने कहा हाँ लेते हैं। तो हमें AK-47 तो पता नहीं था कि है क्या। अच्छा। तो हम सोचे संस्था का रजिस्ट्रेशन है, वो हमारे था। अच्छा। हमने करवा ली थी। तो कहा AK-47 लेती हो? हमने कहा हाँ भाई है हमारे। AK-47 क्या होता है आपको पता नहीं? नहीं, ये पता नहीं था। तो वो कहा दिखाओ, तो हम अपना संस्था का रजिस्ट्रेशन वाली फाइल ले आए। कहा ये क्या है? अरे मैं कहा ये क्या है? तुम अंग्रेजी न बोला, हिंदी बोला। अच्छा। अब तो AK-47 हम कहा जाने, हम मांग लिया, हमने दे दी। हम सोचे यही का शायद कहा जाता हो। तब वो जान गए थे। फिर वो रात में निकला कि संपत पाल एक वो निस्वार्थ महिला है, और वो जानती है अच्छे से, और जिसको ये चीज़ का ज्ञान है वो नक्सली कैसे हो सकती है। खैर हम कोई बात नहीं। जब हमें पता चला कि हमको नक्सली, तो हमने एक आदमी से पूछा ये नक्सली का चीज़ है? तो फिर वो एक भारती जी रहते थे, कहा नक्सली यहाँ जाओ एक दूसरे को मारते हैं, हक ना उन्हें मिला। तो मैंने कहा अच्छा ये नक्सली होते हैं क्या? मैं कहे मारते हैं वो? कहा जैसे उन्हें हक नहीं मिलता तो जान से मार देते हैं। तो मैंने कहा खैर जान से मारने की ज़रूरत नहीं है। जान से क्यों मारेंगे भाई? अपना हक हम लड़ के ले सकते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है एक डंडा के बल से, तो हमारे घर में तो घर घर डंडा है भाई, हम हक ले सकते हैं, जान नहीं मार सकते। ये बात हमने कही। अब ये बात में फिर हम हवन यज्ञ किया। हमें गुस्सा आया कि बताओ हम अच्छे काम कर रहे हैं और हमें नक्सली मायावती ने घोषित करवा दी। तो हम मायावती के हवन यज्ञ कर दी। अच्छा। वहीं बांदा में जाके 5-6 हज़ार महिलाएं लेके, और वहाँ हवन यज्ञ में अरे बाप रे इतनी पुलिस इकट्ठा हो गई कि अरे ये क्या कर रही हो? मैंने कहा तुम देखते जाओ, यहाँ नाना क्या कर रहे हैं। इतनी हवन ले गई थी महिलाएं कि बड़ी लफा छूटता था। अब बोलते क्या थे? उस समय इतना गुस्सा आता था इन नेताओं के ऊपर, इतनी गुस्सा कि मायावती स्वाहा, बाबू सिंह स्वाहा, नसीमुद्दीन स्वाहा, मुलायम सिंह स्वाहा, भ्रष्ट अधिकारी स्वाहा, भ्रष्ट नेता स्वाहा, शासन प्रशासन भ्रष्ट स्वाहा, यानी भ्रष्ट लोग ये जो अत की गत कर रहे हैं। और हमें नहीं पता था कि इनसे चढ़ बढ़ के ये बीजेपी सरकार आ गई। ये इनसे ज़्यादा तो मुझे लगता कोई है नहीं। ये तो अब ऐसा लग रहा है कि सामंतवादी राज हो रही है। ये जिनके लिए हम बुरा बोलते थे उनसे ज़्यादा ये हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी सरकार में किसी का भला होने वाला है। ये अपराध बढ़ते जाएंगे और बढ़ता रहा है, और इसी के खिलाफ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो आज अभी 4 अपराध कितने लंबे लंबे हो गए, कौशाम्बी, छतरपुर, इटावा, रायबरेली,
हमीरपुर में तत्काल की घटना है, वर्तमान घटना है, जिसमें हम आग बबूला हो रहे हैं। हमारे अंदर इतना बड़ा गुस्सा है, ऐसा गुस्सा है, ऐसा गुस्सा है, ऐसा गुस्सा है कि अगर ये थमने को नाम नहीं ले रहा तो हम इनके खिलाफ इनसे लड़ तो नहीं पाएंगे, ना हम इनके ऊपर लाठी डंडा चला पाएंगे। पर हमारे अंदर से जो दुआएं बद्दुआएं निकलेंगी तो ये सरकार को महंगा पड़ जाएगी। ये तत्व तो हमका ज्ञान है। पूरा देश देखता है, पूरा दुनिया देखता है। तो हमारे अंदर अब ये ज्वाला फूटने वाली है। जैसे हम इलाहाबाद उस दिन गए और एक बेटी के लिए गए थे। उस दिन हमको यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमको हमारे हाउस अरेस्ट कर लिया, हर जिला कमांडर को। जैसे झांसी वाली बबली हो गई, यहाँ नीलम हो गई बांदा की, वहाँ फरीदा बेगम हो गई। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 जिला की महिलाएं गए थे उस दिन। पर हमको यहाँ हमारी उतनी महिला नहीं जा पाई, फिर भी हम ले गए। हम कहा चाहे कुछ भी हो, शासन प्रशासन को हम चुनौती देंगे और नहीं यही रोड में बैठेंगे। सरकार हमसे बनती है और सरकार ये हमसे गुलाम है। हमारे सरकार हमारे गुलाम है और प्रशासन सरकार के गुलाम है। हमें इनसे टिकट नहीं मांगना। मको जिस दिन हमारा बिगुल बजेगा तो हम ना लाठी से लड़ेंगे, ना डंडा से लड़ेंगे, अपनी बद्दुआओं से लड़ेंगे। और बद्दुआओं हमको अच्छे से आता है। जब एक एक महिला की हाय निकलती है ना तो बड़े बड़े धराशाही हो जाते हैं। ये है हमारा गुलाबी गैंग और यही गुलाबी गैंग का निपक्ष लड़ाई है। हम किसी के लालच में नहीं बिकते। बस ये है कि हम काम करते हैं। बस काम करने वाले की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं अगर वही निकल पड़े, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही पब्लिक निकल पड़े। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें किसान को बिजली पानी चाहिए, हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो ये जो पेपर लीक करवा देते हैं, ये पढ़ने वाले पढ़ते रहे और करें नींद का भंग। और ये ऐसी सरकारों में पास हुए हुड़दंग जो कभी फर्जी नौकरियां मिल रही हैं, तमाम जांचें हुई हैं। एक एक बच्चा 3-3, 400 का फार्म भर के आता है। करोड़ों लड़के पेपर देते हैं तो गरीब बढ़ेगा कहाँ से? तो यही मठाधीश बढ़ते रहेंगे और इनके पास पैसा है। इन्हीं के पत्रकार, इन्हीं के बड़े बड़े नेता, इन्हीं के बड़े बड़े IAS, इन्हीं के बड़े बड़े दरोगा वही तो बैठे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बस ये है कि हम हिम्मत नहीं हारे। हमारी वोट से राजा बनता है, रानी के पेट से नहीं बनता। जब ये बिगुल बजेगा ये सब धराशाही हो जाएंगे। हमारी वोट इनको मारेगी। और इस तरह तो जब तक ये बैठे रहेंगे माफिया, तो बैठे रहने दो, 5-6 साल का तो होता है। तो ये चीज़ है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। पर हाँ, एक कहावत है कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वो सब निकल पड़े, पर वही नहीं निकलते। जनाजा हर गली से निकला, मजमा देखने को निकली। जनाजा हर गली से निकला, मजमा देखने को निकली, पर वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। ये चीज़ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो घर घर से निकल पड़े, हर बहन निकल पड़े, तो ये धराशाही इनकी धरी का धरी रह जाएगी। लेकिन देर नहीं है, देर नहीं है, अंधेर नहीं है, थोड़ी देर है। अंधेर नहीं है, देर है थोड़ी, और धीरे धीरे ये आएंगी। बस वही हाल है कि राह नहीं फूलों की, कांटे इसमें मिलते हैं, और लेकर दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। जो ये नेता होते हैं ये तो डिबेट में बैठ के अपनी रोटी सेकते हैं कि तुम्हारी सरकार में ये हो रहा है, हमारी सरकार में अभी कम हो रहा है, भाई यही तर्क देते हैं। तो जब तुम्हारी सरकार में कम हो रहा है, उनकी सरकार में ये हो रहा था और जनता ने तुम्हें चुना, तो तुमको यही कहने के लिए चुना था कि नहीं तुमको भी वही करना है। ये कहाँ का तर्क है भैया? तो ये तर्क जनता देगी, महिलाएं देगी खास करके, और गुलाबी गैंग, इसको खास करके गुलाबी गैंग लड़ेगा। इसलिए कि गुलाबी गैंग ही इससे पंगा लेने के लिए है।
जैसे अभी ये सरकार आई, जो अभी वर्तमान सरकार है, ये क्या बोला करते थे, भैया नए दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही है ना। इसके लिए हम एक गाना बनाया है, चोरी करके आंख दिखाएं, बातें बड़ी बनाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। धर्म के नाम पे दंगे कराएं, कौन है हमें फंसाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। कौन सी है पार्टी जो नारी का सम्मान न दे, कौन सी है पार्टी जो नारी का सम्मान न दे, नारी की इज्जत लूटे और नारी का मरवा दे। बेटी बचाओ का नारा लगाए, बेटी को मरवाए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। अभी एक लड़की मारी गई है 3 साल की, बच्ची के साथ रेप हुआ चिल्ला में, यहीं बांदा में। हाँ, अभी कौशाम्बी की घटना सुना, फिर देखो कौन से है बोला था अच्छे दिन आएंगे बहार के, किसने सुनाया था झूठे वादों के अंबार से, मंदिर मस्जिद में लड़वाए, अच्छे दिन न आए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। तेल गैस की कीमत छुई आसमान को, तेल गैस की कीमत छुई आसमान को, भूखे ही मरते देखा तुमने किसान को। अंबानी को गले लगाए 15 लाख न आए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। ले गए करोड़ों नीरो मोदी बीजे मालिया, जंगी जहाजों से अच्छा धन कमा लिया। अंबानी को गले लगाए बेकस को ठुकराए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। युवाओं को काम दिया पकौड़े बनाओ तुम, अच्छी जिंदगानी उसी में बिताओ तुम। चौकीदार का नारा लगाओ, जनता को बहलाओ, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। 56 इंच का सीना है भैया, चौकीदारी करना है भैया। तो पुलवामा में हमला हुआ है, कैसे वो घुस आए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। तो भैया जनता जानती है, बस अपने कारनामों से इनसे जीत नहीं पाती। इसलिए कि जब चुनाव आते हैं तो सब अपनी अपनी पार्टी का गाना गाने लगते हैं, चाहे वो जो भी हो, और ये नहीं समझ रहे अपनी अपनी स्वार्थ के लिए लोग मुंह नहीं खोल पा रहे, अपने स्वार्थ के लिए किसी की बुराई नहीं कर पा रहे। इसलिए कि हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे गुलाम है, और गुलाबी गैंग ना कोई स्वार्थी है, ना गुलाबी गैंग को लालच है, ना हमें मरने का डर है। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, अब पहन मौत का मुकुट हमें विश्व में जीना होगा। अगर हम अपने मरने को डर गए तो हम कुछ नहीं कर पाए। हम पहले से कह दिया था कि मर जाएंगे तो एक दिन मरना है, हमें कोई गाली दे लेगा, हम गाली भी सह लेंगे। आपकी सारी बातें अच्छी हैं, और सबसे खास बात यह है कि आप जो भी बोल रही हैं ये आपका अनुभव है, और आपके जो बात करने का, अपनी बात रखने का तरीका है वो बहुत शानदार है। और ना सिर्फ आप समस्या बताती हैं बल्कि उसका समाधान भी बताती हैं। जैसा आपने कहा कि पब्लिक और जनता को भी ये सोचना चाहिए वोटिंग करते समय कि वो किसका चुनाव कर रहे हैं, और सही व्यक्ति का चुनाव करें, ना कि अपना स्वार्थ। ये बहुत शानदार आपकी बात है। हमने सुना है कि आप बिग बॉस में भी गई, तो कुछ उसके बारे में बताइए, क्या अनुभव है? बिग बॉस में मैं गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि बिग बॉस है का। तो इसमें क्या हुआ था कि जब हमारा नाम आ गया तो लोग हमको
देखने आने लगे कि संपत जी बिग बॉस में जा रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बिग बॉस का है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कौन तोप है बिग बॉस। तो जो जानकार आदमी रहा तो उनको अचंभा लगा, पर मुझे नहीं पता था कि बिग बॉस में है क्या खास। अच्छा। पर मेरा भाई जब बताया कि मैंने कहा मुझे नहीं जाना वाना बिग बॉस भाड़ में जाए। अच्छा। ये सब मैं नहीं जाती। तो उन्होंने, मेरा भाई कहा नहीं, चाहे एक दिन के लिए जाओ पर जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हैं। पर मुझे जाना था नॉर्वे। अच्छा। उसी समय। अच्छा। तो निष्ठा जैन थी जो मेरी गुलाब गैंग की फिल्म बनाए है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। तो निष्ठा जैन हमसे कहा कि संपत जी वहाँ ना जाना, वहाँ कपड़े उतार लिए जाते हैं, वहाँ मत जाइए बिग बॉस में। हाँ, अब वो अपने स्वार्थ के लिए है। देखो निष्ठा जैन सोची कि अगर ये चली जाएगी तो नॉर्वे कौन जाएगा। अच्छा। अच्छा। और नॉर्वे में उनकी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाना था उनको। अच्छा। मेरी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो मेरा बुलावा अवश्य था वहाँ। तो उन्होंने ऐसा मुझे डरवा दिया कि तुम वहाँ मत जाना। तो मैंने कहा मैं किसी चीज़ को डरती नहीं हूँ, और कपड़ा मेरी मर्जी से उतार जाएंगे कि अपनी मर्जी से उतार लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर निष्ठा मुझे जाना है, अगर ऐसा होता है मैं जाऊँगी, पर वहाँ गुलाबी साड़ी पहनूंगी। अच्छा। और देखते हैं कौन कपड़ा मुझे पहनाते। अच्छा। हाँ, मैंने चैलेंज दे के गई, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा। और अच्छा कहा लगा, थोड़ी पहले अजीब जैसे लग रहा था। वहाँ लड़ाई उड़ाई खाने पीने की होती है, तो ये चीज़ को मुझे ज्ञान ही न था कि क्यों लड़ रहे हैं। वो तो बाद में जब बाहर निकल के आए, तो सबसे मेरा एक लड़का था, उसका कासिम नाम था, और वो मुझे माता जी कहता था। और दिनेश लाल निरहुआ भी मुझे माता जी कहते। वो भी उस समय थे? हाँ, साथे थे हम सब लोग, एक ही दिन गए थे। तो वो मुझे माता जी कहते थे, पर मैं नहीं, वहाँ के बारे में उतना ज्ञान था मुझे। तो उनकी किसी से लड़ाई हो गई। तो जिस दिन नॉमिनेशन होता है, तो मुझे एक टास्क दिया गया था कि आप यहाँ कुछ गाना बनाओगी। तो मुझको दिया गया था लिखने के लिए। अच्छा। पर मैं मुझे लिखना नहीं आता, मैं अपने मन को बना लेती हूँ। अच्छा। मेरे अपने मन से गाना बनते हैं। जो मुझे समस्या दिखाई पड़ी, अगर समस्या पड़ जाती है तो फिर मैं गाना बना लेती हूँ। तो मैंने गाना बनाई थी कि बिग बॉस का दौर है, लगा दरबार है, आजा सलमान भाई तेरा इंतजार है। यानी सलमान जी को हम ऐसा लगा करता कि जिस दिन आना था उसको, तो लगता है कोई अच्छा बहुत आज होने वाला है। यानी बोर हो जाते थे ना, तो जब वहाँ से बात करता था सबसे, तो बहुत मजा आया करता था। हाँ, तो मैं उन्हीं को याद करती थी कि किस दिन ये जुम्मा आएगा और वो आएंगे। तो मैं उसी का गाना बना लिया। रात में हमको दिया गया टास्क कि कल तुम्हें गाना गाना है, तो फिर कई लोगों को दिया गया, पर मैं गाना बना ली। मेरा गाना फिर सुना गया वहाँ कि बिग बॉस का दौर है, लगा दरबार है, आजा सलमान भाई तेरा इंतजार है। पहला रविवार है, दूसरा सोमवार है, तीसरे मंगलवार, चौथा बुधवार है, पांचवा बृहस्पतिवार और छठवां शुक्रवार है, आज सातवां शुक्रवार है, आजा सलमान भाई तेरा इंतजार है। माने वो ये गाना मैं बनाई थी कि सलमान जी जब आए तो मुझे सुनाना पड़ा। उन्होंने मुंह फोड़ के कहा कि संपत जी वही गाना सुनाओ जो आप बनाया है। तो मैंने वो गाना सुनाया और सलमान जी बहुत उन्हें अच्छा लगा। और तमाम चीज़ें वहाँ जो मुझको कोई ज्ञान नहीं रहता था, और वैसे मैं गाना बना तो लेती थी, पर कोई ये नहीं कहता था कि संपत पाल इतनी अनभिज्ञ है। वहाँ के बारे में मुझे कोई नहीं जानकारी रहती, लेकिन टास्क में मैं जीत जाती थी। जो भी टास्क देते थे उसी को मैं जीत जाती थी। खाना बनाने का एक दिन टास्क दिया था और सब बिग बॉस चोरी कर ले गए, सब सामान चुरा ले गए, इतना थोड़ी थोड़ी चावल, थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ी थोड़ी आटा, ये सब। लेकिन हम उनसे मांगा नहीं, हम उसी को थोड़ी 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 जुहा के इकट्ठा बना के तहड़ी बढ़िया बनाई थी। तो नवजोशी दूध सब खाया। और पूछ रहे थे दीदी ये कहाँ मिला है, तो हम कहा नहीं भैया ये तो था। और वो सब देख आए थे कि यहाँ है ही नहीं है कुछ। और टास्क जीते जीते मैं वो 5 हफ्ते रुक गई। अच्छा। हाँ, तो काशिफ को मैंने कह दी थी का नॉमिनेशन संपत पार करेगी, किसको बाहर जाना। तो मैं डरा रही थी कि इसको मार न दे, यही लड़का चला जाए। मैंने कहा मैं काशिफ को करेगी, ये चला जाए। अच्छा। तो भैया वो बाद में बाहर मुझसे कह रहे हैं माता जी ने सबसे अच्छा मारता था, तुमने मुझे को निकाल दिया। अच्छा। तुमने कहा भैया मुझे ज्ञान ही नहीं था। कहा नहीं, इतने बढ़िया गाना बना लेती हो और तुम इस तरह बोल रही हो।
नहीं, तुमने जानबूझ के कहा। अच्छा। हाँ, कोई मानता ही नहीं था कि मैं अब सच में वहाँ ये सब चीज़ का मेरे ज्ञान नहीं था। और वो उसमें जिसमें मैं रो दी थी तो टास्क चुनाव का था, तो 4 जने चुनाव जीत गए, 6-7 जने हार गए। अच्छा। तो मैंने कहा ये भी यहाँ भी गलत हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगा कि बस पार्लियामेंट का है चुनाव हो रहा, मुझे क्या पता कि ये सब ऐसे होता है यहाँ। हाँ, तो उसमें मैं रोने लगी कि अरे यहाँ तो बेकार है। लेकिन वो वहाँ के लोग मुझे अपने आप को ज़्यादा समझते थे कि हम ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा। हालांकि दिल सीनियर होता है, उनको नाचना गाना है, हमें समाज का काम करना है, ये होता था। तो कब जो है, जैसे आप कह रही हैं कि आप कई देशों में गई हैं, तो कब ये चीज़ सिलसिला कब शुरू हुआ, कब विदेशों से लोग नोटिस करना शुरू किए? जब मैंने थाने में हंगामा हुआ था। उसमें क्या उसमें मामला क्या था? नहीं, उसमें क्या था कि एक दरोगा जी हमसे बदतमीजी कर बैठे। अच्छा। तो कुछ महिलाएं ने हम पकड़ के फिर उनके साथ भी वही किया था। अच्छा। जो होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो टीवी में दिखाया जाता है। अच्छा। मेरे ऊपर केस हुए थे, जब जज साहब पूछ रहे थे कि संपत जी आपने दरोगा को मारा। मैंने कहा दरोगा को हम नहीं मारा, ये कौन कह रहा है? बोले हम तो टीवी में देखा। मैंने कहा वो दरोगा था ही नहीं। जो नालायक होते हैं वो हमारे देश के लायक बनाए होते हैं। हम वर्दी का सम्मान करते हैं, वर्दी का मैं सम्मान करती हूँ, पर देश का मैं कानून का सम्मान कर रही हूँ। और जो बदतमीज दरोगा हो उसकी हम इज्जत क्या करें? हाँ, मैं जज साहब से कही थी। अच्छा। भाई मैं तारीख नहीं ली थी, मेरे वारंट आ गए थे। तो वो पूछ रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर एक दिन के लिए मैं जेल भी गई थी। अच्छा। और फिर जब मैं एक दिन के लिए जेल गई तो मैं रात के वहीं महिलाओं का संगठन तैयार कर लिया। जितने हाँ, जितनी महिलाएं जेल में रही उनको खाने नहीं मिल रहा था ढंग का। हाँ, खाना नहीं मिल रहा था। यही बांदा जेल। अच्छा। बांदा जेल, हाँ, यही बांदा जेल। जब खाना वाना देते थे तो नीरा पानी, पातर दाल, दूध, रोटी, अरे बाप रे। तो उस दिन जब मैं गई तो मुझे अच्छा खाना आया, जेलर ने भेजाया। अच्छा। एक महिला करे अरे वो कहा जाने कि ये को कह अरे ये तो इसको, ये औरत को तो अच्छा खाना मिला है, हमें नहीं मिला। तो हमने कहा तुमको खाना नहीं मिलता क्या यहाँ? कहा नहीं। हमने रात ही ढोलक बजाना शुरू किया, धरी रहा है वो ढोलक वोलक धरी रहती है वहाँ। अच्छा। मनोरंजन करने तो औरतें कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो आज बढ़िया गाना बजाना गाई। तो मैं एक गाना वहीं बनाई थी कि होइगे बांदा जी हले ससुरार, कचहरी में भौरी परें। हो गई बांदा जी हले ससुरार, अब तो का जेल ही में रहना है, तो बढ़िया चैन से जियो, सब लोग गाना गाओ, खाओ, रहो। भाई कोई मुलजिम थोड़ी हैं, हमको तो सुरक्षित यहाँ लाया गया है, बस हो गया। अभी हमारी ड्यूटी में लगे हैं। हो गई बांदा जी हले ससुरार, कचहरी में भौरी परें। एक एक मुलजिम को 2-2 समोसा, इन्हें चटनी बनाया मजेदार, कचहरी में भौरी परें। एक एक मुलजिम को 10-10 रोटी, इन्हें भर भर कटोरन दार, कचहरी में भौरी परें। और एक एक मुलजिम को 2-2 कंबल, ठंडी भी पड़ती थी, इन्हें तकिया लगायो 2-4, कचहरी में भौरी परें। और सारे सिपाही साले लगते हैं, और ससुर लगे कोतवाल, कचहरी में भौरी परें। जज साहब कन्यादान लियती हैं, वकील करें व्यवहार, कचहरी में भौरी परें। मैंने कहा यहाँ मुलजिम नहीं है, झूठे FIR में लिख देते हैं, फिर ये चलता रहता है कारवां। तो यहाँ हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए सरकार खाना देती है और मीनू के हिसाब से यहाँ खाना मिलना चाहिए। यहाँ ये सब जेलर चोरी से सब बेच लेते हैं और खूब पैसा कमा दे रहे हैं। अच्छा खाना मिलना चाहिए। फिर सुबह अच्छा खाना आया, दाल चावल सब चीज़ आई, बढ़िया आई। और शिकायत बताई गई। एक बाबा चाय लेके गया, वहीं का मुलजिम था, तो चाय लेके गया। वो चाय को हमने पानी में ऐसे ढरका दी थी। मैंने कहा कोई नहीं पिएगा, अच्छी चाय लाओ। इनके जो छोटे छोटे दहेज उत्पीड़न में बच्चे भी हैं, तो इनका क्या कसूर है भाई? इनका क्या कसूर है? इनका अच्छा दूध लाओ, इनका स्कूल खोलो। फिर उसी समय मैं वो बोल के आई थी सिलाई मशीन, मेरे पास जो विदेश से मुझे अवार्ड मिला था एक बार,
तो 90 मशीनें मंगाई थी। अच्छा। सिलाई। अच्छा। तो मैंने कहा मैं 4-6 मशीनें यहाँ भिजवा दूँगी और यहाँ महिलाओं का प्रशिक्षण देना, ये करो, इनको शिक्षा सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इनका भविष्य बिगड़ रहा। ये चीज़ मैंने जेलर को बुला के कहा था। अच्छा। पर जेलर साहब, मैं तो कर दी थी कि मैं भेजूंगी और दूसरे दिन ये सीलू कांड शुरू हो गया था, तो ये जेलर ऑफिसर निलंबित हो गया। अच्छा। एक जेलर, एसपी, एडिशनल एसपी साहब निलंबित, सीओ तर्रा, सीलू वाले कांड में वो मुद्दा हम तगड़ा उठा दिया। ये कांड क्या था, इसको थोड़ा सा सीलू का बहुत बड़ा कांड था भैया। सीलू के साथ जो रेप हुआ था वो विधायक के गुर्गों ने किया था। अच्छा। सीलू कांड तो वो प्रसिद्ध है भैया, उसमें विधायक जेल भी गया। अच्छा। तो हम सुबह पेपर पढ़ा। उस कांड को आपने हाँ हाँ, हम ही ने उठाया, हमारे पास कटिंगें हैं पेपरों की सब पूरा। उसमें फिर पेपर पढ़ा। वर्तमान विधायक? हाँ, वर्तमान पुरुषोत्तम नरेंद्र द्विवेदी था। अच्छा। मायावती के सरकार का तो 2007 में मायावती की सरकार थी, पर 2012 की घटना है। अच्छा। हाँ, 12 की। डर नहीं लगा आपको विधायक से? को डर लगे, विधायक कोनो भगवान है का? हम प्रधानमंत्री का तो डर ही नहीं। फिर ये कुआ हमें वोटे से तो बेरे थी। हमें अपने अधिकार को तो पता है ना। जिसको अपने अधिकार का ना पता हो वो डरे। हमको तो पता है कि हमारी वोट कितना मुरेड़ सकती है इनको। डरे तो ये हमसे डरे, हम क्यों डरे? फिर हम कौन चोरी करे हो, डकैती करे हो, उनके पास कोनो मौका हो तो उठा रखते क्या हमारे साथ? भाई उनको अगर कभी हम मौका देते तो आज को तो हम जेल ही में होते। हमने पब्लिक के लिए लड़ी थी, थाने में गरीबों के लिए लड़ी थी। जिसके भैंस की चोरी में झूर यहाँ अगरबत्ती जला जला के, मोमबत्ती जला के जलाते थे कि साले बताओ तुम चोरी किया। अच्छा। वो घटना थी वो। हाँ, उसको 11 दिन पकड़ के बंद कर रखा था। तो हमने पूछा कि आपका अधिकार क्या है 11 दिन पकड़ के बंद करने का? 24 घंटे में जेल जाना चाहिए अगर अपराधी है तो, अगर अपराधी नहीं तो इसे छोड़ो। ये लड़ाई में लड़ी थी। हाँ, तो हम अपनी लड़ाई तो लड़े नहीं। हम पब्लिक के लिए मर मिटेंगे, मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, कुछ होगा। भाई जिसके लिए लड़ेंगे वो हमारा ध्यान नहीं देगा। लाखों में महिलाएं आ जाएंगी, इनकी ईंट में ईंट बजा देंगी। जाने कितनी रोडें बनवाई हम, धान लगवा के। फतेहपुर का जो बस स्टॉप है उसमें हम धान लगवा दी थी। अच्छा। इतना, हाँ, फतेहपुर का बस स्टॉप में 5000 महिलाएं इतने से हिल के, इतनी वहाँ गंदगी, इतने से इतना भरा रहता था पानी, वहाँ बसें नहीं खड़ी होती थी। तमाम रोडन में चक्का जाम होता था, पर हमारी महिलाएं सब धान लगवाया वो रोड में। हाँ, दूसरे दिन काम चालू हो गया, वो हमारा बनवाया है। हाँ, बहुत सारी ये रोड हमारी बनवाई है। हम कितनी रोडों में धान लगवा के काम किया। हाँ, ये काम किया है। लेकिन हाँ, इतना है कि सूझबूझ के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक का नुकसान हो, कि रोड जाम हो जाए। कोई महिला डिलीवरी में है, कोई बीमार है, लोग रोड जाम करते हैं। ये रोड जाम करना हमारे तो नुकसान है। रोड कभी नहीं जाम करना चाहिए। और ये लोग रोड जाम कर लेते हैं बिना वजह। हाँ, ये अच्छी बात नहीं। नेताओं से लड़ो, हमारा तो बहुत बड़ा तरीका है लड़ने का, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। 100 जूता खाएं, तमाशा पेल के देखा हुआ है हाल है। जब चुनाव आता है तो उनके बाप बन जाते, और फिर वो तुम्हारे बाप बन जाते। हमने एक इंटरव्यू शायद आपका देख रहा था, तो उसमें ये आपने कहा कि जब मुझे विदेशों से लोग जानने लगे, बुलाने लगे, तब मुझे अपने देश में सम्मान मिला। नहीं, वो तो है ही है। वो तो सलमान खान को है कहा था। अच्छा। भाई वहाँ की मीडिया पूरे सलमान से मिलके कैसे लगा? हम कहा सलमान से पूछ लो हमसे मिलके कैसे लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। सलमान हमारे तरफ देखे, मैंने कहा देखो ना, जनता के हित में किया हूँ सच्चे मन से काम, लिया नहीं कभी धन दौलत का नाम, हुई हमारे काम से बूझ पहचान, और न्योते मिले विदेश के तभी मिले सलमान। भाई जब मुझे विदेश की मीडिया छाए दिया तो तुमने मेरी फिल्में बनाने लगे, मुझे बुलाने लगे। उससे पहले नहीं? हाँ, उससे पहले क्यों नहीं बुलाया? और इतने दिन से मैं बिग बॉस में आई हूँ, आज तक कभी पूछा ही इन्होंने संपत पाल मर गई कि जिंदा है? हाँ, तो ये फिल्मी दुनिया वाले स्वार्थी होते हैं। नेता ये एक थैली के चट्टे बट्टे। हाँ, फिल्मी दुनिया से याद आया कि आपका जो है संगठन के नाम पर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड। वही है, माधुरी दीक्षित जो बनाई थी। तो
उसमें क्या आप नहीं, हमसे परमिशन नहीं लिया, परमिशन भी नहीं ली? नहीं नहीं। और जब वो आने लगा पेपरों ऊपर में तो उसका विरोध किया। पहले तब्बू थी उसमें, अच्छा। तब्बू का रोल करना था तो हमने उनका विरोध किया, तो खैर वो ख़त्म हो गई। फिर जूही चावला, माधुरी दीक्षित बनाया। फिर हम इनका जब वो चलने लगा तो हमने देखा था, हम फिर हाई कोर्ट दिल्ली गए। अच्छा। और वहीं से इनका मुकदमा लगाया। अच्छा। तो फिल्म हम रोक दिया। अच्छा। और रुक गई फिल्म। फिर वो थोड़ी थोड़ी करके कट करके दिखाते रहते हैं, लेकिन हमने मुकदमा चला दिया था नाम और अपनी बात रख दी। अब भाई फिल्मी दुनिया वालों से कौन मुकदमा लड़ेगा, लेकिन अपनी बात को तो दुनिया को सुना दे कि हमारे बिना परमिशन के इन्होंने फिल्म बनाया। भाई ये गलत सलत दिखाए तो दुनिया तो जानेगी कि संपत पाल ऐसी नहीं थी। और उन्होंने विरोध किया? हाँ, नहीं मैं विरोध किया उनका। हाँ मैंने किया। हाँ, और वो अनुभव सिन्हा थे कि वो कोई कह रहा था कोनो वकील कि अनुभव सिन्हा पीछे बैठे तुम्हारे, तो ये बहुत खतरनाक है। तो मैंने कहा ऐसा है? अच्छा, डायरेक्टर? हाँ, मैंने कहा ये खतरनाक है ना। तो फिर अब हमसे खतरनाक तो नहीं। हम बिग बॉस में जब गए थे वहाँ बना लिया था गुलाबी गैंग। हाँ, 4-6 महिलाओं सलमान खान ने जुड़वाई थी महिलाओं को। अच्छा। हाँ, कि इन्हें बना लेना, ये चीज़ थी। यानी जहाँ जाती है तो प्रभाव अपना छोड़ के। हाँ, अरे अपने बम्बई में बना है गुलाबी गैंग भाई। अच्छा, संगठन आपका कहाँ कहाँ पहुँच चुका है कि अब लगभग पूरे हिंदुस्तान में समझ लो। अच्छा। जब देश की हम भाषा नहीं समझ पाते वो भी तैयार बैठे, पर हम करें का। हाँ, उड़ीसा में बना है। अच्छा, किन प्रदेशों में कुछ नाम बताइए? राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, रांची हो गया, झारखंड है। अच्छा। अपना उत्तर प्रदेश ही है, अपना पंजाब हो गया, और दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। इनमें सब में गुलाबी है। हाँ हाँ हाँ, संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में 11 लाख थी। तो अब ये है कि अब इतना हम कवर नहीं कर पाते कि सबको इकट्ठा बुला लें। जो जो जिलाध्यक्ष होती है उन्हीं के अंडर में होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो सब जिलाध्यक्ष आती हैं, पर लगभग हमारा उत्तर प्रदेश में 11 लाख से और चाहे ज़्यादा हो कम नहीं है। और प्रदेशन में हम गिनती ही नहीं की अभी। कोई महिला या कोई जो है लड़की अगर आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसे क्या करना होगा? कैसे आपसे संपर्क करें या कैसे? नहीं, पहली बात तो हम उनको बुलाते हैं कि तुम्हें अगर जुड़ना है तो पहले हमारी बात समझ जाओ। अच्छा। पहले तो तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, अपने आप को स्वावलंबी भी बनना होगा। ये जो स्वावलंबी बनोगी तो किसी की अपने पति तक की गुलामी नहीं झेल पाओगी। और वो महिला कुछ काम नहीं कर रही है और वो बन जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो पहले हम प्रशिक्षण उनको पहले ही बताते हैं कि गुलाबी गैंग के हमारी ये शर्त है कि निर्भर बनो, शिक्षित बनो, जागरूक हो। अगर कोई गाली दे रहा है उसकी गाली 2-4 बार बर्दाश्त करो, उसको अपनी जबान से मारो, लाठी से नहीं मारो। दूसरी बात है लालच मत करना सरकार से। अगर तुम लालच करोगी तो फिर तुम नहीं बोल पाओगी। ये चीज़ें हमें 4-5 शर्तें हैं। तो पहले अपना घर बांधो। ये नहीं कि तुम निकल पड़ो और घर के लाठी डंडा लेके मारे। ये सारी चीज़ें सिखाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो महिलाएं 2-4 बार में वो शिक्षित हो जाती है।